strategic national security and international security. This enormous unsecured island is actually part of North America, on the northern frontier of the Western Hemisphere. That's our territory. It is therefore a core national security interest of the United States of America. And in fact, it's been our policy for hundreds of years to prevent outside threats from entering our hemisphere, and we've done it very successfully. We've never been stronger than we are now. That's why American presidents have sought to purchase Greenland for nearly 2 centuries. You know, for 2 centuries they've been trying to do it. They should have kept it after World War II, but they had a different president. That's all right. People think differently. Much more necessary now than it was at that time, however. In 2019, Denmark said that they would spend over $200 million to strengthen Greenland's defenses. But as you know, they spent less than 1% of that amount. 1%, there's no sign of Denmark there. And I say that with great respect for Denmark, whose people I love, whose leaders are very good. It's the United States alone that can protect this giant mass of land, this giant piece of ice, develop it and improve it and make it so that it's good for Europe and safe for Europe and good for us. तो ये थे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जो कि दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोल रहे थे, और जहां पे सबकी निगाहें, पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि ग्रीनलैंड को लेकर अपनी किस रणनीति का खुलासा कर रहे हैं। वहां पे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, और साथ में कह सकते हैं कि चेतावनी भरे शब्दों में कह दिया कि आप हमसे मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करेंगे, अगर नहीं मिलते हैं हम इसको याद रखेंगे। हालांकि एक बात उन्होंने साफ कर दिया कि हम कोई मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि हमला करके ग्रीनलैंड को नहीं कब्जा करेंगे। लेकिन ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने का जो विरोध कर रहे थे यूरोपियन देश, जो विरोध कर रहे थे नाटो के देश, उनको भी सख्त शब्दों में ये कहा कि नाटो को हमने दिया है, नाटो से हमें कुछ मिला नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप सही दिशा में नहीं जा रहा है, उसको सही दिशा में जाने की ज़रूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान को कैसे देखा जाए, आज आवाज़ अड्डा में करें इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय, और इस चर्चा में शामिल होने वाले मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं जेएनयू के सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट धीरज कौल हैं, लंदन से वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा साहब जुड़ चुके हैं, और एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट डायरेक्टर ऋषि गुप्ता जी हैं, और साथ ही कुछ ही देर में वीना सिकरी मैम जुड़ेंगी, जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट है, एम्बेसडर वीना सिकरी, में उनसे भी आपकी बातचीत कराऊंगा। लेकिन शुरुआत में प्रोफेसर स्वर्ण सिंह से आपको करना चाहूंगा कि ट्रंप के इस बयान को कैसे देखा जाए। ट्रंप के इस भाषण को वैसे ही देखा जाएगा जैसे उनकी बाकी चीजों को देखा जाता है, कि वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर अपनी सफलता को बताते हैं, और दूसरा देश या सारा विश्व उन पर निर्भर है, ये कभी नहीं भूलते बार बार कहना। वो सबसे बड़े ताकतवर हैं, ये भी कहते हैं। हाँ, उन्होंने इस भाषण में, जैसा आपने कहा, उन्होंने कहा कि सेना का बल प्रयोग नहीं करेंगे, पर साथ में ये भी संकेत किया कि उनके पास दूसरे विकल्प हैं, और टैरिफ्स का उन्होंने जिक्र किया कि जैसे उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन का उदाहरण दिया कि किस तरह से उन्होंने कहा कि आपके ऊपर टैरिफ लगाए जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी तरह का कोअर्शन या दबाव बनाने से संकेत ना किया हो, वो संकेत लगातार बना हुआ है। यहाँ तक वो बार बार बात करते हैं कि हम सबकी सुरक्षा मुहैया कराते हैं, उसको अलग अलग नजरिए से देखा जा सकता है। ये अमेरिका ने खुद तय किया था कि वो इस तरह का नेतृत्व नेटो का करेगा, इस तरह की जिम्मेदारी लेगा। आज जिम्मेदारी से हटना चाहता है, तो ये बात भी आपस में इस पर सहमति बन सकती है। पर आप देखें कि यदि जनसंख्या के तरीके से उसको देखा जाए तो यूरोप में करीब 45 करोड़ और अमेरिका में 34 करोड़ लोग हैं, और उनका कुल मिलाकर रक्षा बजट यदि इस तरह से देखा जाए तो करीब करीब बराबर है। हाँ, हर एक देश अलग अलग इस तरह से उतना बड़ा बजट नहीं कर पाता, क्योंकि अमेरिका एक बहुत शक्तिशाली आर्थिक व्यवस्था है, उनका बजट ज्यादा बड़ा होता है, उनके पूरे विश्व में सेना के ठिकाने वगैरह वगैरह है। तो यदि वो तालमेल आज
मान्य नहीं है, अमेरिका उससे हटना चाहता है, तो उसको बातचीत से बदला जा सकता है। पर ये धमकीपूर्ण जो शब्दावली उनकी होती है और हर चीज को बढ़ाकर कहना और दूसरे लोगों को एक तरह से कैरिकेचर करने की जो बात है, वो बार बार स्लीपी बाइडन की जैसे बात करते हैं। उनके जो उन्होंने आंकड़े रखे वो भी अपने आप में बहुत गलत फलत आंकड़े उन्होंने सामने रखे। इन्फ्लेशन खत्म कर दिया है। बाइडन साहब का इन्फ्लेशन 2.9 था, घटकर इनके आते ही 2.7 हो गया पिछले साल में। पर जो वृद्धि दर है वो बाइडन के समय में 2.8 था, वो घटकर 2.3 हुआ है। और यदि कांग्रेशनल बजट ऑफिस के दस्तावेज आप देखें, वो कहते हैं कि इस साल में, आने वाले साल में वो और भी घटकर 2.2 होने वाला है। तो इस तरह से आंकड़ों को उल्टा सीधा अपनी मनमर्जी से घड़कर पेश करना वगैरह वगैरह के इतिहास में उन्होंने कहा इतनी सफलता कभी नहीं मिली। इतिहास में अमेरिका का आर्थिक तरीके से, सैन्य तरीके से सबसे बड़ा दबदबा राष्ट्रपति कैनेडी के समय में माना जाता था, जब 40% दुनिया की जीडीपी केवल अमेरिका की थी। आज घटकर 26% के आसपास है, हालांकि आज भी बहुत बड़ी है। तो ऐसा नहीं कि अमेरिका शक्तिशाली नहीं है, शक्तिशाली है। उसके राष्ट्रपति जाहिर है बहुत शक्तिशाली हैं, पर यह कहना कि बाकी सब निकम्मे हैं या काबिल नहीं है, ये भी झूठ कहा उन्होंने कि ग्रीनलैंड उनके पास था दूसरे विश्व युद्ध में। वो केवल क्योंकि जर्मनी ने ऑक्यूपाई इसके कर लिया था बावजूद हमने दे डेनमार्क, और दिया। उनकी गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने एक संधि की थी कि इसको सुरक्षा करें आप। सुरक्षा में भी लगातार हजारों सैनिक अमेरिका के रहते थे वहां, आज घटकर 200 से कम है। तो क्या, कौन सी सुरक्षा वो बनाना चाहते हैं? चीन का कोई रिश्ता नहीं है उनसे, रूस का कोई रिश्ता नहीं है, खतरा किससे है ये भी समझ नहीं आता। तो वही है कि जैसे हमेशा वो बातें करते हैं, उसी तरीके की बात उन्होंने आज भाषण में की। थोड़ा कॉन्डिसेंडिंग, थोड़ा पैट्रनाइजिंग और थोड़ा झूठ मूठ के आंकड़े और ये सब सामने आए, और कुछ उसमें अलग नहीं था, जैसा पहले होता है वैसा ही आज हुआ। चूंकि बड़ा एक प्लेटफॉर्म था, बड़ा एक मौका था, यहाँ पे करीब 150-200 से ज़्यादा देशों के 3000 से ज़्यादा प्रतिनिधि आए थे। यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे, यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, कंपनियों के हेड आए हुए थे। तो ये उम्मीद की जा रही थी यहाँ पे कुछ कॉन्क्रीट, ठोस बातें, लॉजिकल बातें निकल कर सामने आएंगी, क्योंकि सबकी निगाहें इन पर टिकी हुई थी कि यहाँ से अब दुनिया में जो उथल पुथल मचा हुआ है, शायद एक स्थिति स्पष्ट दिखे। वो स्थिति स्पष्ट हो पाई कि नहीं हो पाई? शिवकांत शर्मा सर। बिल्कुल नहीं हो पाई। विरोधाभासों और भ्रांतियों से भरा इनका भाषण है। स्थिति कैसे स्पष्ट होगी? सबसे बड़ी समस्या तो जितने भी उद्योगपति इकट्ठा हुए हैं या जितने भी देश इकट्ठा हुए हैं, ये जगह ऐसी है जहां अमेरिका ने ही वैश्वीकरण, मुक्त व्यापार और खुले बाजार, इस तरह की नीतियों की वकालत शुरू की थी। आज आप 360 डिग्री घूम के वहां पहुंच गए हैं जहां आप संरक्षणवाद की बात कर रहे हैं। तो टैरिफ की तो उन्होंने बात ही नहीं की, टैरिफ हटाने की बात नहीं की, टैरिफ कम, उसका औचित्य नहीं दिया। यूरोप के ऊपर भी उन्होंने टैरिफ की जो तलवार लटका रखी है वो तो नहीं हटाई, केवल इतना कहा कि वो लड़कर शायद ग्रीनलैंड को नहीं लेना चाहते। तो ये बात तो सबकी समझ में आती है। आप नाटो देशों के खिलाफ लड़ेंगे क्यों और किस बुनियाद पे लड़ेंगे? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि ग्रीनलैंड इनका था कब? ये जो औचित्य देना कि क्योंकि पश्चिमी गोलार्ध में ग्रीनलैंड है, तो वो तो अमेरिका का, तो पश्चिमी गोलार्ध में तो कनाडा भी है। तो कनाडा को तो सबसे ज्यादा चिंता होनी चाहिए कि आज ग्रीनलैंड को कह रहे हैं, कल को कनाडा को कहेंगे, और वैसे कहते भी रहते हैं कि कनाडा मेरा प्रांत है। तो ये कोई औचित्य है क्या? और दूसरी बात ये है कि आप ये कहते हैं कि हमने ग्रीनलैंड की रक्षा की। द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ ये था कि जब तक अमेरिका के ऊपर पर्ल हार्बर का हमला नहीं हुआ था और अमेरिका मजबूरन अमेरिका पे अटैक हुआ और अमेरिका को नहीं कूदना पड़ा, तब तक जितना भी युद्ध हुआ, उस युद्ध का एक एक पाई इन्होंने ब्रिटेन को कंगाल कर दिया था, जो है वो पैसा ले लेके। उसके बाद युद्ध में कूदे, और युद्ध में कूदे तो अपनी रक्षा के लिए ग्रीनलैंड में इन्होंने मोर्चे बनाए थे, ताकि जो पनडुब्बियां हैं और हिटलर के जो जहाज हैं, वो इनकी जो रसद की जो पंक्ति थी, जो आप अमेरिका से यूरोप जहाज जाते थे उनके ऊपर हमले न हो, इसलिए ग्रीनलैंड में मोर्चे बनाए गए थे। 1951 में तो युद्ध नहीं था, युद्ध तो
1945 में समाप्त हो गया। 1951 में इन्होंने डेनमार्क के साथ संधि की, और वो संधि इसलिए की थी कि ये इनको खतरा ये था कि सोवियत संघ से आने वाली जो मिसाइलें हैं, उनको पहले से उनकी पूर्व सूचना कहाँ कैसे ली जाएगी? तो वहाँ अड्डे बनाए गए थे ताकि उन मिसाइलों की पूर्व सूचना अमेरिका को मिल सके। इसलिए वो संधि हुई थी, और उस संधि में इनको पूरा अधिकार दिया गया था कि आप अपने अड्डे बना सकते हैं। आप जो है वो ग्रीनलैंड की सुरक्षा की अगर ज़िम्मेदारी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि आप ग्रीनलैंड का स्वामित्व तो आपके पास नहीं होगा तो आप सुरक्षा ही नहीं करेंगे। इस तरह से फिर ये बार-बार ये कहते हैं कि हमने नेटो के साथ के लिए सब कुछ किया, नेटो ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। इतिहास उठा के देखें कि नेटो के किसी भी सदस्य पर जब से नेटो बना है, केवल एक बार हमला हुआ है, वो इन्हीं के ऊपर हुआ है, अमेरिका के ऊपर। जो 9/11 का हमला हुआ था, और उसमें सारे नेटो के जो दूसरे सदस्य हैं, उन्होंने अमेरिका की मदद की थी। ये बताइए कि अमेरिका ने नेटो की कब मदद की? नेटो के किसी सदस्य पे जब से नेटो बना हमला ही नहीं हुआ है। और नेटो के भीतर आपस में ज़रूर लड़ाई हुई है। नेटो को सदस्यों आपके की रक्षा साइप्रस हमने में की है। ये हाँ, कह तो रहे हैं कि नहीं नेटो सदस्य देशों की रक्षा हमारी वजह से हो रही है, हम उनको डिफेंस मुहैया करा रहे हैं। नहीं, ये खाली ये कह रहे हैं कि क्योंकि हम ही बलशाली हैं, इस वजह से, हमारी धाक की वजह से जो नेटो सदस्य हैं, उन पे सोवियत संघ की या अब जो रूस है या चीन है, उसकी हमला करने की हिम्मत नहीं होती। तो ये तो इनका जो है आपसी विचार है ना, तो ये कोई तर्क थोड़ी है। तर्क तो ये है कि नेटो ने इनकी जो नेटो के दूसरे देशों ने इनकी मदद की है, इन्होंने नेटो की आज तक मदद ही नहीं की। ये जो यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, ठीक है, वो तो नेटो का मेंबर नहीं है, लेकिन वो यूरोप में तो है। यूरोपीय संघ जो है वो चाहता है कि उसकी मदद करे, उसकी मदद ये नहीं कर रहे हैं। तो जब ये कह रहे हैं कि जब तक हम स्वामित्व नहीं जो है किसी जगह का ले लेते, तब तक उसकी सही तरह से सुरक्षा नहीं कर सकते, तो फिर क्या गारंटी है कि किसी नेटो सदस्य पे हमला हो जाएगा, आप उसकी रक्षा करेंगे? कोई स्वामित्व तो है नहीं आपका। कल को जापान को भी चिंता होनी चाहिए। जापान आपकी सुरक्षा के भरोसे है, जापान पे हमला होगा तो आप तो ये कहेंगे कि हमारा तो स्वामित्व नहीं है, तो हम कैसे रक्षा करेंगे उसकी? दक्षिण कोरिया की कैसे रक्षा करेंगे? ये पूरी दुनिया में जो है रायता हालात तो फैला उल्टा रहे हैं, ये इससे हालात बिल्कुल, हालात तो बिल्कुल उल्टा उल्टा हो है। गया। हालात तो ये हो गया, छोटे देशों को चिंता हो रही है कहीं ये ना हमला कर दे हमारे ऊपर, हमारे राष्ट्रपति को उठा कर लेके चला जाए। स्थिति ये इन्होंने माहौल क्रिएट कर दिया। धीरज कौल साहब, इन्होंने ना सिर्फ माहौल को और ज्यादा उलझा दिया है, बल्कि जो तथ्य रखे इस प्लेटफॉर्म पे वो तथ्य भी सच्चाई से परे थे। धीरज जी। हाँ, नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, आई थिंक डिफरेंट चैनल्स पे हम इस पे बात कर रहे हैं। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि डेनमार्क की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अमेरिका के लिए काफी ज्यादा है, ये हम सब जानते हैं। पर क्या वो एक नैतिक अधिकार देता है एक देश को लैंड लेने का, ये एक बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो अगर आप अमेरिका, जैसे मैं पेंसिल्वेनिया में हूँ, ये स्विंग स्टेट थी, अगर आप उसके एजेंडास देखेंगे, ट्रम्प को ट्रैक करेंगे जब से वो जीत के आए हैं, उसके अंदर 2 बड़े मुद्दे थे जिस पे ज्यादा डिलीवरी हो नहीं पाई अनफॉर्चुनेटली। एक था इन्फ्लेशन कंट्रोल, जो आउट ऑफ कंट्रोल है टोटली, और दूसरा था जॉब क्रिएशन। ऑल्दो तकरीबन $7.5 ट्रिलियन का एक तरीके का कमिटेड इन्वेस्टमेंट है, जो कि 28-29 तक आएगा, लेकिन ऑन ग्राउंड आज की डेट में जॉबलेसनेस क्लेम्स बढ़ रहे हैं, और एक तरीके का बैकलैश क्रिएट हो रहा है, जो कि आप रिपब्लिकन कोर वोटर देखेंगे, मागा सपोर्ट बैंक उसमें भी, और डेमोक्रेट में तो है ही। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसको ट्रम्प अपना लेगेसी दिखाना चाहते हैं, जिसमें से एक आप देख रहे हैं ग्रीनलैंड का है। उसके बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। अभी आपके एक्सपर्ट्स ने राइटली पॉइंट आउट किया कि जो हमारा एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूएस का लगा हुआ है ग्रीनलैंड पे कोल्ड वॉर से, वो बहुत अच्छा ट्रैकिंग करता है। और रिसेंटली अगर आपने देखा होगा, एंजेला मार्कल जो जर्मन की चांसलर थी, उनके ऊपर भी और यूरोपियन कई नेताओं की स्पाइंग के उस पे इल्जाम लगे थे। कहने की बात यह है, बहुत ही पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर है ग्रीनलैंड के अंदर अमेरिकन बेस का, और उसको और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। नंबर 2, जो आइस मेल्ट हो रही है, मुझे ये लगता है ये एक क्योंकि मैं क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग में काफी बिलीव करता हूं और ये फैक्ट है, लेकिन खतरे की घंटी ये है कि यही बात 7,000 साल पहले हुई थी। लेकिन उस आइस के नीचे जो प्रेसिपिटेंट पार्टिकल्स हैं, अगर आप रिसर्च स्टडी देंगे कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी की लास्ट ईयर की,
वो क्लियरली दिखाता है कि जिस स्पीड से ये आइस मेल्ट होके पानी में घुसेगी वो फ्यू टाइम्स फास्टर है, जिससे कहीं न कहीं आप देखेंगे बीचेस के ऊपर न्यूयॉर्क एरियाज़ के अंदर ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट में, खास तौर पे ईस्ट कोस्ट में पानी की सतह काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा सकती है, तो वर्ल्ड के लिए ये खतरा है। हैविंग सेड दैट, लेकिन जो आप समझिए ट्रांजिशन टाइम है यूरोप से एशिया का, वो 40% कम हो जाएगा। तो नए ट्रेडिंग राउट्स क्रिएट हो रहे हैं। इसके अलावा चाइना का पेनिट्रेशन आर्कटिक में जो पहले 0 था, आज से 15 से 20 साल पहले उन्होंने उस पे काम करना शुरू किया और अब रशिया ने उसको कुछ स्पेसेस दी हैं। तो हमें उनसे भी काफ़ी खतरा है कि क्या चाइना अपना फुटप्रिंट वहाँ बढ़ाएगा, और चाइना का हिस्ट्री तो आप जानते ही हैं, कैसे एक्सपेंशनिज़्म और सॉफ्ट लोन दे देकर कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने अपना फुटप्रिंट क्रिएट किया है। हैविंग सेड दैट, इसके अलावा वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्व आइस के फॉर्म में ग्रीनलैंड में है, गोल्ड और नियोडियम और कुछ चीजें रेयर नहीं अर्थ नहीं ऐसे वो हैं जो सिर्फ चाइना में। धीरज कौल साहब वो सारी चीजें ग्रीनलैंड के पास है, मैं मान लेता है, लेकिन ये सारी चीजें होने का मतलब तो ये नहीं है ना कि यूएस कहें कि ये हम इसको ले लेते हैं। ये तो आप नहीं कह सकते। नहीं, एक मिनट जरा मैं प्रभु एम्बेसडर दयाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। एम्बेसडर दयाल सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इस भाषण का बड़े लंबे बेसब्री से इंतजार हो रहा था, क्योंकि जिस पूरे दुनिया में उथल पुथल वो मचा चुके थे, तो लग रहा था कि यहाँ से चीज़ें कुछ स्थिति स्पष्ट होगी, क्योंकि इससे पहले इनके जो मंत्री हैं उन्होंने कहा भी था कि सारा कुछ क्लियर कर देंगे, पूरी रणनीति का खुलासा हो जाए, कोई डरने की ज़रूरत आपको है नहीं। लेकिन इस भाषण के सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि कुछ क्लियर रोड मैप निकल कर सामने आ रहा है, अब दुनिया को एक सही पिक्चर दिख रही है, या फिर जिस लहजे में जिन शब्दों के साथ उन्होंने बातों को रखा है वो और ज्यादा भयावह डरावना है? लक्ष्मण जी, मैं सुन ही नहीं पाया स्पीच। मैं तो सुन रहा था तो आपके यहाँ से चैनल से फोन आया कि नहीं आप फौरन इसमें ज्वाइन करिए। मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े, भाई प्लीज, मुझे ट्रम्प साहब की स्पीच का इंतजार था बेसब्री से, मुझे सुनने तो दीजिए। देखिए, हमारी जिंदगी में हम बोलते ज्यादा है, सुनते कम, और ये एक आपके ज्वाइन करने से पहले 40 मिनट बोल चुके थे। इंपॉर्टेंट है, हमको उसको बैठ के सुनना चाहिए, नहीं कि बिना सुने उस पर बात कर रहे। बताइए, मुझे आपके यहाँ से बहुत इंसिस्ट करना है। अब देखिए, मैंने जितना सुना उसमें मुझे सबसे एक अच्छी बात जो लगी वो ये कि उन्होंने कहा कि वो फोर्स नहीं यूज करेंगे ग्रीनलैंड के विचार में। उन्होंने कहा हम उसको खरीदना चाहते हैं। देखिए, अभी तक उन्होंने ये बार बार कहा था कि हम फोर्स इस्तेमाल करेंगे, और सबसे बड़ा एक ये मुद्दा था और जो परेशानी का मुद्दा था कि क्या उनके फोर्स करने से फिर जो कंट्रीज डेनमार्क के सपोर्ट में आई है, क्या उनमें और अमेरिका में लड़ाई छिड़ जाएगी। ये एक चिंता का विषय था। लेकिन देखिए, आज उन्होंने लोगों को तसल्ली दी। मैंने गौर से सुनी उनकी स्पीच जहां तक मैं सुन सका, और उन्होंने कहा कि फोर्स नहीं यूज करेंगे। उन्होंने कहा मैं खरीदना चाहता हूं, और उन्होंने कई रीजन बताए। देखिए, उन्होंने ये सिक्योरिटी का जो रीजन बताया है, ये लोगों को काफी कन्विंस कर रहा था, क्योंकि अगर आप ग्रीनलैंड को देखें मैप पे, वर्ल्ड मैप पे, तो वो बिल्कुल अमेरिका से सटा हुआ है, कैनेडियन कोस्ट के अलोंग साइड है, यूरोप से फिर भी दूर है। तो जैसा ट्रंप ने कहा, देखिए हमने तो आपकी सहायता बार बार की है, और आप पे कोई संकट आएगा तो हम वो भी करेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारी सहायता क्या आप हम कर सकते हैं, आप न कर सकते न करेंगे। और इस वजह से उन्होंने ये साफ कर दिया कि अमेरिका सब समझता है कि उसकी अपनी सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड के साथ वो ऐसे कुछ कॉन्टैक्ट बनाए, और कहते हैं, ट्रंप साहब ने कहा जब तक हमारा पूरा कंट्रोल नहीं होगा हम कोई उस पे ऐसे सिक्योरिटी स्टेप्स नहीं ले सकते जो हमारे लिए जरूरी है। तो ये तो एक आर्गुमेंट थोड़ा कन्विंसिंग था। लेकिन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने ये साफ कर दिया कि हम बाय फोर्स नहीं लेंगे। उसके बाद वो जो एलैबोरेट कर रहे थे, जो डोमेस्टिक सेक्टर में जो स्टेप्स हैं, और जो फेडरल रिजर्व के संपर्क में, और मॉर्गेज रेट्स के, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग बातें थी। मैं पूरी नहीं सुन पाया, लेकिन जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने मैसेज भेजा है, वो कुछ दिन पहले जो उन्होंने भेजा था उससे ये बहुत फर्क है। उस दिन उन्होंने नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर को एक मैसेज में कहा था
कि आपने मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया, अब पीस मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखती है और ग्रीनलैंड के लिए मैं कुछ भी करूंगा, मैं क्वायर करूं। तो ये इससे चिंता पैदा हुई थी। अब जो उन्होंने ये कहा कि वो फोर्स नहीं यूज करेंगे, ये चिंता दूर करने का एक अच्छा तरीका था। बहुत अच्छा पॉइंट आपने पकड़ा इसमें। एक चीज और, जो उन्होंने ये जब कहा कि नाटो देशों को कि आप जिस तरीके का रुख अपनाए हुए हैं वो सही नहीं है, और नाटो देश को हमने बहुत कुछ दिया है लेकिन आप लोगों से हमें कुछ मिला नहीं है, तो क्या उनके इस बयान को इस प्लेटफॉर्म पे इतने खुल करके कहने के बाद ग्रीनलैंड के इशू पर नाटो देशों का रुख में कुछ बदलाव आएगा? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि सॉवरेंटी एक बहुत बड़ी चीज है, और अगर डेनमार्क के पास सॉवरेंटी है तो वो उसको त्यागने के लिए नहीं तैयार होगा, और अगर वो नहीं त्यागने को तैयार है तो यूरोपियन कंट्रीज उसके साथ खड़ी होंगी। तो ये मामला अभी पूरी तरह से अभी हल नहीं हो रहा है, लेकिन जो ट्रंप ने एक स्टेप बैक लिया है कि हम फोर्स नहीं यूज करेंगे, हम सिर्फ खरीदना चाहते हैं, ये अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और जो एक उन्होंने मैसेज भेजा है, वो आज फर्क है 3 दिन पहले के उनके जो मैसेज था उससे। देखिए, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, कोई ये नहीं चाहता है कि लड़ाई हो, अभी भी कितनी सारी हो रही हैं। कहने में आता है कि भाई देखिए, वी आर मूविंग टू द थर्ड वर्ल्ड वॉर। अगर अमेरिका में और यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज है, नेटो कंट्रीज में लड़ाई छिड़ जाए तो वो तो समझिए थर्ड वर्ल्ड वॉर हो ही गई। रशिया और यूक्रेन में हो रही है, मिडिल ईस्ट में चल रही है, और जगह जगह चल रही है, सूडान में चल रही है, और फिर ये बड़ी सबसे लड़ाई हो जाए तो नोबडी वांट्स दैट। सब ये सोचते हैं कि किसी तरह से ये रुके। और जो ट्रंप साहब ने कहा उससे तसल्ली हुई है लोगों को। मैंने तो ये जब सुना तो मुझे बहुत अच्छा मैसेज लगा। हाँ, चलिए, तसल्ली हुई है। जो पूरी दुनिया में एक युद्ध का खतरा जो मंडरा रहा था वो फिलहाल टलता दिख रहा है। अब यहाँ है कि रणनीतिक तरीके से बातचीत के जरिए शायद रास्ता निकालने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट डायरेक्टर ऋषि गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि गुप्ता साहब, जो नेटो के बारे में ट्रंप ने कहा, डेनमार्क को लेकर जैसा कि एम्बेसडर दयाल कह भी रहे थे कि उनकी अपनी रणनीति होगी, क्या किसी भी सूरत में कोई एक संभावना, आशंका बनती है क्या कि नेटो देशों में आपस में फूट पड़ जाए? थैंक यू लक्ष्मण जी, मुझे बुलाने के लिए। और काफी वक्ताओं को मैंने पहले सुना, और मेरा मानना है कि हम वैश्विक अव्यवस्था में एक व्यवस्था ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो नजरिया है, शायद हम ट्रंप साहब के जो कहे हुए शब्द हैं उनमें कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मान लीजिए कि वो पूरे अव्यवस्थित शब्द हैं। और अगर उनकी स्पीच को ही केवल हम ले लें, और उन्होंने जो नेटो के बारे में कहा, वो साफ तौर से यह दिखाता है कि जो प्लान है वो क्लियर नहीं है। और वो क्लियर इसलिए नहीं है कि वो अगर ग्रीनलैंड को, जो कह रहे हैं कि वो बाय फोर्स नहीं लेंगे, लेकिन उसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट होगा वो काफी केवल उस रीजन में ही नहीं बल्कि पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था पे होगा, वैश्विक व्यवस्था पे होगा। तो ऐसे में ऐसा मान लेना कि नाटो के जितने भी मेंबर सदस्य हैं वो सारे के सारे इस बात पे शायद कोई एक रेजोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, लेकिन या पूरी तरीके से अगर ये मान लिया जाए कि ग्रीनलैंड को जिस तरीके से अभी प्रेजेंट किया जा रहा है, अगर उसे पूरी तरीके से नाटो प्रोटेक्ट कर सकता है, तो यह भी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन जाएगा। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि जो बात ट्रंप साहब ने कही अपने वक्तव्य में, वह काफी कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक क्लैरिटी जरूर है यूएस को कि वो बाय हुक और क्रुक ग्रीनलैंड को चाहता है। आप अगर ट्रंप साहब के जितने भी वक्तव्य हैं या जितने भी पॉलिसीज हैं अभी तक पिछले 1 साल में, आप एक चीज क्लियर पाएंगे, अगर उनका टारगेट 20% है तो वो 20% से 100% बढ़ा देते हैं टारगेट को, और फिर वो 20% से लेके 10 से 20 के बीच का एक रेशियो मैनेज करने में सक्सेसफुल रहते हैं। वो कितने भी जितने भी नेगोशिएशंस का हिस्सा रहे हैं या जितने भी ट्रेड डील्स किए हैं, कहीं ना कहीं वो एक जो एवरेज टारगेट उन्हें अचीव करना था वो अचीव कर चुके हैं। तो ग्रीनलैंड के मुद्दे पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ट्रंप साहब का एक टारगेट है, और वो टारगेट है कि वो एक ब्रॉडर और एक स्ट्रॉन्गर बेस चाहते हैं, जो अभी के हालात में मुमकिन नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा इन डेप्थ
बहुत ही सामरिक तरीके से और बहुत ही गहन अध्ययन के साथ में उसके नेगोशिएशंस होने चाहिए, और वो बातचीत तभी हो सकती है जब सारे के सारे देश साथ में आएंगे। एक चीज बहुत क्लियर है कि दावोस में जो बातचीत हुई है, सारे के सारे नेता, विश्व स्तर के जितने भी नेताएं हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है, और कहीं ना कहीं ट्रंप साहब ने अपनी बात में उन सारे नेताओं की बातों का रिस्पॉन्स दिया है। और ये देखिए कि बहुत स्ट्रांगली काउंटर नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें आपकी बात पसंद नहीं आई, लेकिन बहुत स्ट्रांगली काउंटर नहीं कर रहे हैं। तो ये बात तो साफ है कि मिलिट्री एक्शन की बात साइडलाइन हो जाती है, लेकिन यह मान लेना कि वह बात दब जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन इस चीज को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि अगर यूएस की जो रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ती रही, और अगर यूरोपियन देश साथ में नहीं आए, उस बात को नहीं मानते हैं, तो पॉसिबली कहीं ना कहीं एक ऐसा फ्रिक्शन पॉइंट चालू होगा जो रीजन को और पूरी विश्व व्यवस्था को कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज कर सकता है। ये स्टेबलाइज कर सकता है, क्योंकि यहाँ आने से पहले जो उन्होंने एक्स पे जो उन्होंने पोस्ट किया ट्रूथ सोशल पे, वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया कुछ ही घंटे में, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, कि गोल्डन रूल ये कहता है कि जिसके पास गोल्ड है वही रूल बनाता है। तो जाहिर तौर पे जो ताकतवर है वही नियम बनाएगा। यहाँ पे उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका बहुत ताकतवर है, उसकी आर्थिक व्यवस्था करीब करीब 30 ट्रिलियन डॉलर की है। चीन को छोड़ दें तो उसके बाद तीसरे, चौथी और पांचवी बड़ी आर्थिक व्यवस्थाएं 6, 5 और 4 ट्रिलियन डॉलर की हैं। तो बहुत बड़ा उसके पास एक तरह से संसाधन उसके पास है, तकनीक उसके पास है, सेना उसके पास वगैरह वगैरह। पर जो अभी उनकी भाषा में बदलाव आया है, मुझे लगता है उसके पीछे साफ नजर आता है कि बाकी के जो 31 देश नेटो के हैं, उनमें एक भी देश ने उनका समर्थन नहीं किया। हाँ, ज्यादातर चुप रहे। पर आप देखें कुछ जो बड़े देश हैं, जैसे उनके पड़ोस में कनाडा है, कनाडा ने कहा कि साफ जाहिर आता है कि आज कानून व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूट चुकी है, और ये कहा कि यदि मिडिल पावर्स आज एकजुट होकर कुछ नहीं करती और बड़े मेज पर अपनी आवाज नहीं पहुंचाती, तो मेज पर ना होने से हम लोग मेन्यू में हो जाएंगे। मतलब उन्होंने कहा कि इफ वी आर नॉट ऑन बिग टेबल, वी विल बी ऑन द मेन्यू ऑफ दैट बिग टेबल। तो उसी के साथ साथ खासकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने साफ कहा कि वो बिल्कुल तैयार हैं सब तरह की हालात से मुकाबला करने के लिए। यहाँ तक उन्होंने प्रस्तावना की कि नेटो की एक सेना अभ्यास शुरू करना चाहिए अभी से ग्रीनलैंड के यहाँ, ताकि वो नेटो की तरफ से सुरक्षा के एक कोशिश लगे, ना कि अमेरिका अकेला वहां जाकर सुरक्षा करने की कोशिश करेगा। और उन्होंने बुली का जिक्र किया कि बुली नहीं होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, और साफ है संकेत वो राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ। तो ये जो थोड़े कुछ देशों का आक्रामक रुख और बाकी देशों की चुप्पी, मुझे लगता है उसके चलते उनको अपना जो शब्दावली थी उसमें थोड़ा सा फेरबदल करने की उनको लगा कि जरूरत है आज। और उन्होंने इस बात की शुरुआत भी बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने किया कि मैं कुछ कहना तो नहीं चाहता था ग्रीनलैंड पर, आप चाहते हैं तो मैं कुछ कहना जरूर कोशिश करूंगा उसकी। फिर उन्होंने एक पूरा विस्तार में उस पर बातचीत की, और उसमें बहुत सी चीजें जो मैं कह रहा हूं कि वो बिल्कुल सच नहीं है। जैसे पूरे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी, हाँ ये बात अलग है कि जर्मनी का एक तरह से ऑक्यूपेशन था डेनमार्क पर उस वक्त भी वहां के जो किंग थे, राजशाही वहां लगातार बनी रही, वो खत्म नहीं हुई थी उस वक्त। और एक गवर्नमेंट ऑफ एग्जाइल से संधि करके उन्होंने कहा था कि हम सुरक्षा का जो है इंतजाम करेंगे, मुहैया करेंगे, क्योंकि डेनमार्क तो ऑक्यूपाइड था, तो ग्रीनलैंड में उनकी जर्मनी की कोई दिलचस्पी नहीं थी उस वक्त। तो वहां इन्होंने सेना उस वक्त तैनात की, और वो संधि आज भी लागू है, वो संधि खत्म नहीं हुई। तो ये क्या वजह है कि उस पर ये जाकर अपना एक तरह से और संप्रभुता के तरीके से उसको अपने अंदर लेना चाहते हैं। हो सकता है कि चाहे वो मदुरो से ध्यान भटकाने की कोशिश हो, या अंदरूनी आर्थिक मंदी की वजह से, बेरोजगारी बढ़ती हुई उसकी वजह से, या कुछ वो फाइल्स की भी आजकल खबरों में बात चलती रहती है, कि तस्वीरें अलग अलग तरह से खबरों में आती हैं।
ध्यान प्रोफेसर सोनी भटकाने सिंह का साहब, भी एक जिस तरीका तरीके हो से सकता हाँ, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ग्रीनलैंड पे अलग से फोकस किया एम्बेसडर दयाल साहब, उन्होंने कहा भी कि स्पीच में नहीं लिखा था, लेकिन चूंकि आप लोग चाहते हो तो मैं बोलता हूं, उसके हर पहलू को उन्होंने एक्सप्लेन किया। हाँ, हमारा अधिकार वहां पे है, फिर भी हम पूरा अधिकार क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से सुरक्षा कर सकते हैं, सिर्फ अमेरिका की नहीं, पूरे रीजन की हम सुरक्षा कर सकते हैं। अलग अलग जो लॉजिक दिया, और इन सब के बीच में एक जो बातें कही कि यूरोप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, यूके सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो ये जो बातें हैं, ये यूरोप यूके कैसे लेगा इसको? देखिए, ट्रंप साहब के विचार में तो कोई और सही रास्ते पे नहीं जा रहा है। उन्होंने सिवाय अपनी उनके। स्पीच जितनी मैंने सुनी थी, उसमें बाइडेन साहब को क्या क्या नहीं कहा, और उनके विचार में तो सभी देश फेल्ड हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, सिर्फ ट्रंप के दिखाए हुए रास्ते पे चले तब ठीक है। अब देखिए, लेकिन कुछ बातें जो है वो ऋषि गुप्ता साहब ने जो कही वो मुझे बिल्कुल ठीक लगी कि ट्रंप ने ऐसा कुछ कहा है, लेकिन देखिए ये जो है इनकी बात थोड़ी अनसर्टेन रहती है। देयर इज विद ट्रंप नथिंग इज प्रेडिक्टेबल, ओनली थिंग जो कि प्रेडिक्टेबल है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है। अब वो कुछ कह रहे हैं, कल कुछ और कर जाएंगे, कुछ और कह जाएंगे। तो मेरे विचार में अभी पूरी तरह से हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये साइन अच्छा है कि उन्होंने इतने बड़े मंच पे सब यूरोपियन लीडर्स जहां पर मौजूद है, उन्होंने कहा कि मैं फोर्स नहीं यूज करूंगा। लेकिन क्या वो ग्रीनलैंड के मुद्दे को भूल जाएंगे? नहीं, ये तो छेड़ते रहेंगे। नहीं, अब ये उन्होंने उनके बोला दिमाग भी में किया है। देखिए, ट्रंप साहब ने अपनी किताब 1995 में जो लिखी थी, उसका टाइटल हमें हमेशा याद रखना चाहिए, व्हाट माई ईगो वांट्स माई ईगो गेट्स। अब उन्होंने ये ईगो क्वेश्चन बना लिया कि ग्रीनलैंड तो उन्होंने लेना है। अब थोड़ा सा कंसेशन दिया। अब देखिए, डिप्लोमेसी का रास्ता कुछ अगर ढूंढ सकते तभी वो कुछ हो सकता है। और मेरे विचार में ग्रीनलैंड के संबंध में अगर डेनमार्क अमेरिका के साथ बैठ के बात करे और ये कहे कि आपको जहां भी बेसिस बनाने हैं, आपको गोल्डन डोम बनानी है, आप बनाइए, आपको जिस तरह से सिक्योरिटी के विषय में कुछ काम करना है आप करिए, लेकिन सॉवरेंटी हमारे रहने दीजिए। कम से कम शायद कुछ आगे प्रोग्रेस हो सकता है, नहीं तो ये टकराव बना रहेगा। आज वो कह रहे हैं कि नहीं मैं फोर्स नहीं यूज करूंगा, अब 2 दिन बाद कह बैठे कि भाई मैंने तो आपको मौका दिया था, आप नहीं मान रहे, अब तो मैं फोर्स भी यूज कर सकता हूं। तो जहां तक ट्रंप साहब की बात है, वो क्या कहते हैं आज, क्या कल करते हैं, फिर क्या कहते हैं, इस पे जरा पूरी तौर से नहीं कुछ कहा जा सकता। फिर भी ये देखिए, पिछले एक साल से हम लोग यही डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी कई सारे शो में आकर डिकोड करने की कोशिश किए, लेकिन हर बार कुछ नया इनका पहलू निकल कर सामने आता है। शिवकांत शर्मा सर, ट्रंप के आज के बयान के बाद कहा कि हम फोर्स यूज नहीं करेंगे, लेकिन यूरोप को, यूके को, यहाँ तक कि बाकी देशों को मैसेज जरूर दिया। इस मैसेज के बाद चूंकि फोर्स यूज नहीं करना है, तो डिप्लोमेसी एक रास्ता बचता है, स्ट्रेटेजिक तरीका एक रास्ता बचता है। तो आपको लगता है कि यूरोपियन कंट्री, नेटो मेंबर जो हैं, अब कुछ अलग तरीके से सोचेंगे कि कैसे ग्रीनलैंड दे करके भी ना दिया जाए? लेकिन डिप्लोमेसी का रास्ता बंद कब हुआ था? 1951 की संधि की मैंने बात की, तो 1951 की संधि इनको सुरक्षा संबंधी कोई भी काम करने की पूरी इजाजत देती है। उसके बाद बार-बार डेनमार्क कह चुका है, आपको जब बैठ करके जहां डोम बनाने हो आप बनाइए। ये बार-बार ये कहते हैं कि साहब डेनमार्क ने तो कुछ वहां भेजा ही नहीं, उस सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम ही नहीं किया। अरे तो भैया, आप भी तो नेटो में हैं, आपने क्या किया? 1991 तक आपके 50 अड्डे थे। 1991 के बाद जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, आपको लगा कि शीत युद्ध खत्म हो गया, तो अब आपने एक अड्डा छोड़ा और बाकी जो है 49 अड्डे आपने समेट लिए। तो इसके लिए तो आप खुद भी तो जिम्मेदार हैं ना, कि ग्रीनलैंड पे अगर इस वक्त सुरक्षा का माहौल नहीं है, तो आपने भी तो नहीं रखा। आप सबसे बड़ी पावर है, तो आपको भी तो रखना चाहिए। कुल मिलकर के इनकी बातों में कोई तुक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी अनिश्चितता और इनकी आक्रामकता को देखते हुए डेवोस में जो बात निकल के आ रही है, और जो बात कार्नी साहब ने कही कि अब जमाना आ गया है डाइवर्सिफाई करें, अपने सामरिक हितों को डाइवर्सिफाई करें,
अपने आर्थिक हितों को डाइवर्सिफाई करें, ताकि भविष्य में कोई आकर के आपको बात-बात पर जो है वो टैरिफ की धमकी न दे और बात-बात पर अपनी ताकत की धमकी न दे। तो इसलिए हर देश अब ये करने की कोशिश करेगा। यूरोप देर से चेता है, लेकिन यूरोप ने ये शुरू कर दिया है और कनाडा ने तो शुरू कर ही दिया है। कनाडा खुद नेटो का मेंबर है। तो आप कनाडा है, ये आपने बड़ा अमेरिका अच्छा है, पॉइंट बगल रेज में किया। आपके हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि एक भले ही अभी ना कुछ करें, लेकिन उनको एक मौका मिल गया है, एक सबक मिल गया है कि अब हमें नेटो से अलग हट करके नेटो माइनस यूएस होकर के हमें सोचना होगा। धीरज कौल साहब, सहमत आप इनसे? हाँ, देखिए मैं एक क्विकली पॉइंट रेज करना चाहूंगा। 1978 में हम लोग अमेरिका ने नॉर्दर्न मरीनारा आइलैंड लिया था रेफरेंडम करवा के, और अब वो वहां के लोग अमेरिकी सिटीजन हैं। इसके अलावा आपको जान के हैरानी होगी, यूएस वर्जिन आइलैंड में जा चुका हूं 2-3 बारी, सेंट थॉमस एंड एवरीथिंग। 1917 में हमने $25 मिलियन गोल्ड पेमेंट देकर डेनमार्क से खरीदा था। तो मैं इस बात को मानता हूँ, ये जो आपने बात करी, क्योंकि ग्रीनलैंड जो है एक ऑटोनोमस रीजन है जिसका डिफेंस और फॉरेन अफेयर डेनमार्क के पास है। लेकिन जो 50,000 की आबादी है, एक प्रपोजल था कि हम $10,000 से लेके $1,00,000 तक प्रति व्यक्ति दें वहां पे, और तकरीबन टोटल खर्चा $800 बिलियन का आएगा। विल इट बी वर्थ इट? तो जितने भी यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स हैं, कईयों का इसमें समर्थन था, अगर $1 ट्रिलियन तक भी देना पड़े, क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर डिफेंस, फॉर रेयर अर्थ, फॉर वाटर, फॉर सिक्योरिटीज, फॉर सर्वेलेंस। डेनमार्क उसको मैनेज नहीं कर पाएगा और चाइना का फुटप्रिंट वहां बढ़ता जा रहा है। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फरवरी 1 की डेडलाइन है, जिसमें 10 से 25% टैरिफ जो कि इम्पोज हो सकते हैं डेनमार्क, फ्रांस और जर्मनी पे। मुझे जो दिख रहा है अगले नियर फ्यूचर में, वो ये दिख रहा है कि हो सकता है अभी भी डेनमार्क उसको रिटेन करे, लेकिन अमेरिकन फुटप्रिंट वहां और तेजी से बढ़े और माइनिंग राइट्स भी मिल जाएं। अभी वहां पे सिर्फ 2 ही माइन चल रही हैं और हर माइन में शायद 100 आदमी काम करता है, और वहां की एक माइन ऐसी है जिसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में रेयर अर्थ है, लेकिन वहां पे रेडियो एक्टिव यूरेनियम भी है। तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स बहुत बड़ी मात्रा में ग्रीनलैंड में आते हैं। ग्रीनलैंड की जो आबादी है, वहां पे ग्रोथ और इकोनॉमी के लिए अभी 2024 में एक एयरपोर्ट खुला है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 26 में एक तकरीबन $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स के साथ आ रहा है, लेकिन ओवरऑल अनएक्सप्लोर्ड बिगेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है और ट्रंप इसे अपनी लेगेसी बनाना चाहते हैं। और मुझे जो दिख रहा है, देखिए, वो एक कंट्री को एज अ बिजनेसमैन रन कर रहे हैं। नेटो के ऊपर उन्होंने पहले भी सवाल उठाए थे अपने फर्स्ट टर्म में कि हम इनकी फ्री में प्रोटेक्शन देते हैं, क्या ये इसकी कॉस्ट को बेयर करेंगे? दे शुड गिव अस मनी बैक, अगर आपको याद हो। और इस बारी भी आने के बाद उन्होंने इसी पे फोकस रखा है कि नेटो ओज अस समथिंग। अब वो डायरेक्टली इस कार्ड को यूज करके बोल रहे हैं, हमने जितना खर्चा किया है, डिफेंस प्रोटेक्ट किया है, आप हमें ऑब्स्टेकल क्रिएट मत करिए। हम रेफरेंडम करवाना चाहें, लेकिन लेटली जो जनवरी 6 को वहां पे अनऑफिशियल पूल हुआ था ग्रीनलैंड में, 85% लोगों ने पुल आउट किया कि हम अमेरिकन सिटीजन नहीं बनना चाहेंगे। तो ये एक बट अनवेरिफाइड है, लेकिन ये एक कन्फ्लिक्ट पॉइंट होगा। और मैं इस बात को नहीं डिसएग्री करूंगा। ट्रंप ने पहले स्टेटमेंट दी थी कि 10,000 मरीन लगेंगे हमें अगर डिप्लॉय करना पड़े, एंड वी आर रेडी। अभी उन्होंने जो बोला है कि फोर्स को नहीं यूज करेंगे, आई थिंक दैट इज द राइट मूव। निगोशिएशंस के थ्रू अगर कुछ हो सके तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये जो डिसरप्शन आ रहा है इससे मार्केट्स, क्योंकि मैं फाइनेंशियल एनालिटिक्स करता हूं, पे काफी डिसरप्शन दिखा है। 2% हमारी मार्केट्स करेक्शन में है, अनसर्टिनिटी है, और गोल्ड और सिल्वर आप देख रहे हैं कहां भाग रहा है। डॉलर का सेल ऑफ हो रहा है और बॉन्ड्स भी तेजी से सेल ऑफ हो रहे हैं। उनका सॉवरेन फंड जो डेनमार्क का है वो भी पैसा खींच रहा है। तो कहीं ना कहीं यूरोप और अमेरिका के टसल में जियो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे बहुत बड़ा वार दिख रहा है, और टैरिफ्स ने तो कुछ ज्यादा मदद की नहीं, आपको पता ही है। तो ओवरऑल वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी डाइसी चॉपी वेदर राइट नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक पीसफुल रेजोल्यूशन जरूर इसके ऊपर होगा, और यूएस का फुटप्रिंट आप देखेंगे वहां बढ़ेगा। मेरा ये एक वो है, एक डर है, कहीं चाइना और ताइवान का एक्यूजिशन फास्ट फॉरवर्ड ना हो जाए। क्योंकि आपने सुना कि ट्रंप ने क्या बोला था जी जिनपिंग को कि देखिए ताइवान उनका मैटर है और हम लोग ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर आप उनकी लेटली स्टेटमेंट देखें तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस, अगर ताइवान पे कुछ एक्शन होता है,
I think this may be a very good time for China, ये but आपने bad timing इंपॉर्टेंट for पॉइंट उठाया, ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया ऋषि गुप्ता। कई बार चर्चा में आती है चीज़ें कि ग्रीनलैंड को आप ले लेंगे, चूंकि आपके बैकयार्ड में है तो आप ले लीजिए जा करके, तो फिर तब तो रूस कहेगा कि यूक्रेन हमको हमें लेने दीजिए, फिर तो चाइना कहेगा ताइवान हमें लेने दीजिए। आप ग्रीनलैंड लेते हैं तो रूस के लिए यूक्रेन का रास्ता खुल जाएगा, चीन के लिए ताइवान का रास्ता खुल जाएगा। ऐसे तो मुझे ताजमहल चाहिए, तो आसान नहीं है। मेरा मानना है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड सॉवरेनिटी इन द इंटरनेशनल ऑर्डर। विश्व व्यवस्था में एक सॉवरेनिटी जैसा शब्द है, उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाना चाहिए। और मेरा ही मानना नहीं है, मुझे लगता है विश्व व्यवस्था में उसकी वजह से आज जो देश है वो अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। देखिए, एक जो मैं मुख्य मुद्दा यहाँ पे ट्रम्प साहब की स्पीच से निकालना चाहूंगा वो ये है कि उन्होंने जो क्लैरिटी एटलीस्ट उस एक जो वेगनेस है उसमें जो एक क्लैरिटी दी है वो ये है कि वो फोर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक चीज तो एस्टैब्लिश हो जाती है, लेकिन ये अनसर्टेन है, होगी नहीं होगी, दैट्स वेरी अनसर्टेन। दूसरा है, उन्होंने एश्योर करना चाहा है, एक तरीके की संभावनाएं देने की कोशिश की है कि हम आपको ग्रीनलैंड को, हम सबसे पावरफुल नेशन है, हमारी जो सेना का जो बजट है वो लगभग $1 ट्रिलियन से ज्यादा है, विश्व का सबसे बड़ा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम आपको सबसे अच्छी प्रोटेक्शन अगर दे सकते हैं तो वो हम दे सकते हैं। और फिर वो जो चार्म है अमेरिकन ड्रीम का कि भाई सबसे अच्छी जॉब सर्विसेज, बहुत अच्छे सोशल सिक्योरिटी, वो सारी चीजें वो कहीं ना कहीं अपनी स्पीच में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप यूएस के साथ जुड़ते हैं तो आपको और क्या क्या चाहिए। तो जो एक पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि विद इन द ग्रीनलैंड से ही वो आवाज वो चाह रहे हैं कि शायद इस नस्ल को खत्म करने का एक रास्ता यह भी हो सकता है कि हम ग्रीनलैंड के अंदर से ही इस अपनी कन्विंसिंग जो स्पीच है उसके थ्रू, अपनी एश्योरेंसेस के थ्रू इस चीज को एश्योर करवाएं, ताकि ग्रीनलैंड के लोग खुद ही अपने आप से इस बात को कहना चाहें कि शायद हमारे लिए वही ऑप्शन अच्छा है, और कहीं ना कहीं ये जो बाकी की टसल क्रिएट हो रखी है उस पर कहीं ना कहीं शांति बन सके। है नहीं, बिल्कुल। इसमें जैसे धीरज कौल साहब ने कहा भी, वहाँ रेफरेंडम कराया गया, अनऑफिशियल था, तो 85% लोगों ने कहा कि नहीं जी हमें भी नहीं जाना है। तो अगर आप हालात बेहतर करके रेफरेंडम कराते हैं तो कुछ ऐसे एक ऑप्शन निकल के सामने आते हैं। एक चीज़ और है कि यहाँ से निकल कर चूँकि इन्होंने पूरे मन से चाइना को लेकर के, रशिया को लेकर के, एनर्जी प्राइसेस को लेकर के बहुत सारी बातें कही हैं। तो इस फ्रंट पर क्या कुछ आने वाले दिनों में हलचल देख सकते हैं क्या? इस पर चर्चा करेंगे। प्रभु दयाल साहब और बाकी मेहमानों से राय लूँगा। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा करें कि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को कैसे देखा जाए जो उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दावोस में दिया है। वहाँ पे ग्रीनलैंड पे काफ़ी लंबी चौड़ी चर्चा उन्होंने की, बयान दिया, उस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। लेकिन उन्होंने 2-3 बातें जो कही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से उन्होंने चाइना को लेकर के बात कही, जिस तरीके को रशिया को लेकर बात कही, एनर्जी प्राइसेस को लेकर कहा, एनर्जी का बहुत ज़्यादा अभी जितनी कैपेसिटी उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा, ये सारी बातें कहीं। तो इन सारी बातों को लेकर के, ख़ास तौर से चाइना को लेकर के उन्होंने एक बात और कही कि चाइना से एआई में हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं। ये जानबूझ के कहा गया एम्बेसडर दयाल साहब, ताकि एक मैसेज दिया जाए इन्वेस्टर को। चाइना तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा संकट है। अमेरिका कभी ये नहीं सोचता कि चीन से संकट हमें खत्म हो रहा है। वो जो भी कदम उठा सकता है, चाहे फुसला के, चाहे अपने अंदरूनी तैयारी करके, वो चीन के डेंजर से, जो उनका पूरा सिस्टम है, यही नहीं कि जो प्रेसिडेंट बोलते हैं, उनका जो पूरा एक डीप स्टेट है, उनका सिस्टम है, सिक्योरिटी सेटअप है, वो चीन के डेंजर को हमेशा ध्यान में रखता है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप एक बिजनेसमैन है। देखिए, उन्होंने वेनेजुएला के संबंध में भी ये कहा साफ साफ कि ये वेनेजुएला के जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो हमारे लिए, हम चाहते हैं उस पर कंट्रोल। और ग्रीनलैंड के लिए भी उन्होंने ये कहा था कि यहां जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, स्ट्रेटेजिक अर्थ रिसोर्सेज हैं, इन सब पे हमारी नजर है। अब वो सिक्योरिटी की बात करते हैं कि हमको इस पे डोम बनानी है, या हम इसको सिर्फ अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो इस मंच पे फुसलाने की बात थी। उन्होंने बार बार ये साफ कहा है कि ग्रीनलैंड के रिसोर्सेज उनके लिए बहुत महत्व रखते हैं। अब
कोई ऐसा एग्रीमेंट अगर डेनमार्क में और अमेरिका में हो सकता है कि भाई ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको एक्सप्लॉइट किया जाए और 50-50 दोनों साइड्स ले लें। या देखिए अभी तो जो स्थिति है वो डेनमार्क के बस में नहीं है कि नेचुरल रिसोर्सेज अच्छी तरह से वहां जो है पूरी तरह से उसको उसे एक्सट्रैक्ट करें। डेनमार्क के पास इतनी ताकत नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है। अमेरिका कर सकता है। तो अगर वो किसी तरह की पार्टनरशिप ट्रंप के साथ वर्कआउट कर ले कि नेचुरल रिसोर्सेज की वो बंटवारा हो, मतलब अमेरिका एक्सट्रैक्ट करे और मुनाफा डेनमार्क को भी मिले, तो शायद ये जो बिजनेसमैन ट्रंप है इनका सोचने का जो तरीका अगर लोग समझें तो शायद कुछ आगे बात बन सकती है। नहीं तो फिर आज कुछ मीठी मीठी बातें हुई। एक तो देखिए ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये किस फोरम पे हुई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूरोप में, स्विट्जरलैंड में, जहां सब यूरोपियन लीडर्स भी मौजूद थे। तो एक संकेत देने की कोशिश है। लेकिन जैसा हम लोग सबने यही कहा है कि अब कुछ कह रहे हैं, क्या आगे करते हैं, कोई इसमें निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता। मेरे विचार में हमको पैनी नजर रखनी होगी ट्रंप साहब की जो उनकी जो बातें कहेंगे या जो किस तरह के स्टेप्स लेंगे उस पे, टू फुल्ली अंडरस्टैंड कि भाई आगे क्या होने जा रहा है। एट द मोमेंट सिचुएशन इज बेटर देन व्हाट इट वाज यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे जब उन्होंने नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर को लिख दिया था कि आपने मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया तो मेरे लिए पीस मतलब नहीं रखती है, मैं ग्रीनलैंड के साथ जो करना चाहूंगा। तो ये एक ऐसा विषय था जिसपे चिंता जाहिर की जा रही थी। आज के इनके भाषण से शायद कुछ अच्छा मैसेज गया है, लोगों में एक चैन की सांस लेने का मौका लोगों को मिला। लेकिन हमें फिर भी देखना होगा आगे क्या होता है। फिर भी देखना होगा आगे क्या। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, मैं एक चीज़ देख रहा था कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे जो डिप्लोमेसी के हिसाब से बयान दिए जाते रहे हैं, लेकिन ट्रंप को भले ही हम लोग कितने भी आलोचना कर लें उनकी नीतियों को लेकर के, लेकिन जो दिल में होता है वो बोल देते हैं। आपको जैसे लेना हो लीजिए, उसका कुछ सोचना नहीं है। तो मैं देख रहा था क्या यहाँ से और फिर उसका बाकी कुछ एक नेता फिर उसी लहजे में जवाब भी उनको दे देते हैं। तो एक तरीके से जो पर्दे के पीछे की डिप्लोमेसी थी अब बिल्कुल पर्दे के सामने आ गई है। तो अब हर कोई उसी हिसाब से सोचना शुरू करेगा, हर कोई उसी हिसाब से अपनी रणनीति बनाना शुरू करेगा। मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर राष्ट्र उनको उनकी भाषा में जवाब देने की कोशिश करते हैं। हाँ, बड़े परोक्ष रूप से कुछ शब्दों का हमने देखा आज के भाषणों में इस्तेमाल किया गया। जो मैंने यह कहा, राष्ट्रपति मैक्रोन ने बुली होने का जिक्र किया, मार्क कार्नी ने मेन्यू पर होने की कुछ बात की। बड़े परोक्ष रूप से उन्होंने कुछ जवाब देने की कोशिश की, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के हैं, उनके जो मापदंड हैं, जो मूल्य हैं, सिद्धांत हैं, उनको नकार कर आप राजनीति नहीं कर सकते और ना अपने राष्ट्रहित को आगे बढ़ा सकते हैं। तो राष्ट्रपति अकेले हैं, राष्ट्रपति ट्रंप, जो परंपरा से हटकर अलग तरीके से बात करने में विश्वास रखते हैं और लगातार उस तरह से वो बात करते रहते हैं। पर उसके साथ साथ जो बहुत सी चीजें वो अपने भाषणों में कह देते हैं, वो अपने आप में तथ्य नहीं होते। वो एक तरह से स्पेकुलेशन है, या उनके अपने घड़े हुए आंकड़े हैं, या उनकी क्लेम्स हैं, इस तरह से अपनी तरह से। एक बात जिस पे पूरे यूरोपीय देश एक मत हैं, सहमत हैं, उन्होंने सबने कहा कि डेनमार्क का भविष्य क्या होगा वो डेनमार्क के लोग तय करेंगे, या ग्रीनलैंड का भविष्य क्या होगा वो ग्रीनलैंड के लोग तय करेंगे। और ये ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं। आपने उनके मीम्स भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे, वो किस तरह से भाषणों में ठेका लगाकर जवाब देने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की जो बातें हैं उनमें कोई सिर पैर नहीं है, या वो क्या कहना चाहते हैं। तो जमीन पर बिल्कुल जो लोकतांत्रिक तरीके से आप कह रहे हैं कि रेफरेंडम से या कुछ और आर्थिक उनको कोई लुभाव देकर, कोई इंसेंटिव देकर कराया जा सकता है, उसकी संभावना नहीं है। केवल दबाव टकराव से ही ये संभव है, और उसमें वो आर्थिक अपनी शक्ति का, टैरिफ्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं। हो सकता है भविष्य में करेंसी को वेपनाइज करें वगैरह वगैरह। पर जो ये लगातार आपने भी जिक्र किया बात होती है चीन की, रूस की,
रूस के लिए तो वो दुश्मन का ठिकाना है, तो वहां जाकर उसको अपना कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाने का सवाल ही नहीं उठता। और उसका पहले से ही पूरे आर्कटिक में उनकी शिपिंग में, उनकी हाइड्रोकार्बन में उसका सबसे ज्यादा दबदबा है। तो उसको इन लोगों से दोस्ती बनाने में मुझे नहीं लगता कोई उसमें कोई कारण हो सकता है। और दूसरी बात चीन की, हाँ चीन ने कोशिश की कि वहां की खदानों में खनन कर सके, आयरन है, यूरेनियम है और रेयर अर्थ वगैरह है, पर वो बिल्कुल वहां के लोगों ने, डेनमार्क ने और अमेरिका ने बिल्कुल उनको अंदर घुसने नहीं दिया, ना उनको कोई आधारभूत ढांचे में कहीं घुसने दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाने दिया। केवल वहां शैक्षणिक आदान प्रदान है कि मान लीजिए जियोलॉजी पर या पोलर रीजन्स के ऊपर क्लाइमेट को लेकर कुछ एकेडमिक एक्सचेंजेस जरूर संभव हो पाई हैं। बिल्कुल, दरअसल इसको आपने जो कहा इसको मैं इस तरीके से भी देख रहा था कि चीन ने अपनी पैठ मजबूत की वेनेजुएला में, तुरंत वेनेजुएला पहुंच गया ट्रंप, बोला कि नहीं जी ऐसे चलेगा नहीं, भले बहाना कुछ और था, वहां के सरकार को स्थिर किया। उसके बाद चीन और रशिया ने अपनी पैठ जमानी शुरू की ग्रीनलैंड में, तो वहां पर ट्रंप ने कहा जी नहीं तो हमारा हिस्सा, हम अपना आप आधिपत्य ज्यादा जमा करके रखेंगे। तो एक तरीके से चीन और रशिया को अपने आसपास कहीं भटकने देना चाहते नहीं है कौल साहब, धीरज कौल साहब। यहाँ आपने मैटर ऑफ फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। आप एक भूल गए पैनामा कैनाल। आपको याद होगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट वहां जाके बोला था कि चाइनीज कंपनी पैनामा कैनाल के नीचे टनल्स बना रही है सर्वेलेंस के लिए। तो ये 100% सही है। मैटर ऑफ फैक्ट आई डोंट थिंक एनी अदर एंकर हैज ब्रॉट इट अप। जहां जहां चीन का फुटप्रिंट दिख रहा है, हमें उसे काउंटर करने के लिए आपको एक्शंस दिख रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ये जानना जरूरी है, क्योंकि मैं एआई हेल्थ केयर पे कंसल्ट करता हूं और रेयर अर्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एआई स्टोरी। तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि वर्ल्ड की बेस्ट रेयर अर्थ माइनिंग और रिफाइनिंग बहुत ही खराब होती है एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन बेस्ट टेक्नोलॉजी कॉस्ट इफेक्टिव चाइना के पास है। हमसे 10-15 साल आगे है वो। लेकिन अभी जो अमेरिका की फास्ट ग्रोइंग कंपनीज हैं लाइक एमपी मटेरियल एंड सो ऑन एंड सो फॉर, जिसमें गवर्नमेंट की फंडिंग चल रही है, उनको शायद आप देखेंगे कि इसके राइट्स मिले। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है, आपको दिख रहा है। ये बात सही है, वर्ल्ड के अंदर एआई ग्रोथ के लिए जो पावर की रिक्वायरमेंट है इसमें वो अभी मैच नहीं हो रही। हाँ, क्योंकि शो का समय कम है इसलिए बीच में आपको रोक रहा हूं। मैं एक मिनट, शिवकांत शर्मा साहब, अब यहाँ पे दावोस में स्पीच के बाद कई सारे बायलैटरल मीटिंग्स भी होनी है यूरोपियन कंट्री के जो अध्यक्ष हैं, जो उनके मुखिया, उनके साथ भी, तो वहां आपको साइडलाइन में कुछ और पॉजिटिव बातें निकल कर आने की संभावना दिख रही है क्या इस टोन के बाद? साइडलाइन में तो यही होगा कि आपको डाइवर्सिफाई करने के लिए हर देश कोशिश करेगा कि एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग करे। विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती ट्रंप ने जो खड़ी की है वो ये है कि बेतुकी बातें करने वाला, मनमानी करने वाली अगर महाशक्ति हो तो उस महाशक्ति का दुनिया मिलकर के मुकाबला कैसे करेगी। ये पहली मिसाल दुनिया के सामने आई है और ऐसी मिसालें और आगे आएंगी। तो इसके लिए दुनिया को एक व्यवस्था बनानी होगी और उस व्यवस्था के लिए कोशिश शुरू हो गई है। व्यवस्था के लिए कोशिश शुरू हो गई है। एम्बेसडर दयाल, इस पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में तो वैसे उम्मीद की जाती है कि इकोनॉमी को कैसे आगे ले जाना है, इसको लेके हमें क्या रणनीति बनानी चाहिए। और ट्रंप ने शुरुआती भाषण में कहा भी कि जब यूएस ग्रो करता है तो पूरी दुनिया ग्रो करती है। अब यहाँ पे इकोनॉमी से ज़्यादा स्ट्रेटजिक अफेयर एक मायने रखता है, इंपॉर्टेंट हो चुका है इस बैठक में। तो अब जो यहाँ से बायलैटरल मीटिंग्स हो रही होंगी तो यूरोप के कंट्री से क्या माना जाए, वो लोग कुछ डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल रहे होंगे ट्रंप पे कि नहीं आप ऐसा नहीं करिए, इस पर नेगोशिएट करिए, ऐसा करना चाहिए? देखिए, ट्रंप साहब पे प्रेशर डालना तो जरा मुश्किल है, लेकिन उनके साथ बैठ के मीठी मीठी बातें करके, उनकी तारीफों के पुल बांध के, फ्लैटरी करके शायद कुछ हासिल हो सकता है। अगर ट्रंप साहब को लगा कि आप उनकी बराबरी कर रहे हैं या आप जो कह रहे हैं वो ट्रंप साहब के जो कहा है उसको टकराव में, तब तो बात नहीं बनेगी। लेकिन डिप्लोमेसी का वक्त है, उनकी मीठी मीठी बातें करके फ्लैटरी कर दें। और देखिए, आपने जिस किताब का जिक्र किया था, दरअसल वो ईगो को कहीं हर्ट नहीं होना चाहिए, आपको इंश्योर करना है। बाकी आप जितनी डिप्लोमेसी कर सकते हैं करिए। काफी दिलचस्प चर्चा हो रही थी, लेकिन शो का समय यहीं खत्म हो रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।